Assalamu alaikum to all viewers and especially Nustians all around the world. Welcome to another fresh episode of Scholars Avenue. आज का जो हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल एक एडवांस टेक्नोलॉजीज़, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में है, जिसमें हम एआई को डिस्कस करेंगे, हम रोबोटिक्स को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज फील्ड्स आर इम्पैक्टिंग द सोसाइटी, इनका सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है, इनका सोशल इम्पैक्ट क्या है एंड हाउ दे आर शेपिंग द फ्यूचर। जो आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं, इनका ताल्लुक भी एआई की फील्ड से है। ही इज़ नन अदर देन डॉक्टर यासिर अयाज, नोन एज मिस्टर एआई इन नस्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने आप। थैंक यू। आपने जो अपना टाइम कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में गुजारा, उसने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बिल्टअप किया और क्या अफेक्ट किया उसने पर्सनालिटी को पॉजिटिवली? आई थिंक कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल की जो बहुत बड़ी सक्सेस है और जिसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारे जो एलुमनस हैं वो बड़े एलुमनाई हर जगह सक्सेसफुल हैं, सिविल सर्विसेज में, फ़ौज में, बाहर के कंट्रीज़ में, रिसर्च में, मेडिकल साइंस में, हर एरिया में ही, वो है एक डाइवर्सिटी और जो आप समझें कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि वहाँ पे होती हैं। एकेडमिक्स में तो कॉलेज एक्सीलेंट है ही, और उसमें बहुत सारे आपको और भी इंस्टीट्यूशन नज़र आते हैं जो अपनी अपनी जगह एकेडमिक्स में काफ़ी ज़ोर लगाते हैं और काफ़ी अच्छी कोशिश करते हैं, फैकल्टी भी अच्छी हायर करते हैं। कॉलेज की एक तो ये कि ज़ाहिर है एक प्रेस्टीज है, तो उसकी वजह से बड़ी अच्छी फैकल्टी उसमें स्टिक अराउंड करती भी है। और सेकंड जो उसमें चीज़ है, पूरी आप देखेंगे फैकल्टी ऐसी पूरी लाइफ वहाँ गुजारते हैं, पूरी उनकी जो करियर ट्रैक है वो वहाँ गुजरता है, फिर कई दूसरे इंस्टीट्यूशंस को बनाते हैं। और दूसरी जो बहुत बड़ी बात है वो ये कि वहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ के स्पोर्ट्स भी होती है, आपकी जिस तरह मॉर्निंग ड्रिल है, पीटी है, आपकी बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव सा लाइफस्टाइल है जिसमें आप एक पूरी दुनिया से काइंड ऑफ एक फोकस एरिया में आ जाते हैं। और उस फोकस एरिया के अंदर आके आप टीम बिल्डिंग सीखते हैं, कैसे आपने अपने विंग के साथ मिलकर दूसरे विंग से कम्पीट करना है, आपने अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट कैसे करना है एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में रहते हुए। और फिर उसमें ये कि आपकी जो फिजिकल वेलबींग है और जो आपकी एकेडमिक वेलबींग है वो हैंड इन हैंड चलती है। तो आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी है जो एक पर्सनैलिटी को एक बैलेंस तरीके से ग्रूम करती है, विच इज़ अ वेरी एक्सीलेंट ट्रेट ऑफ कैडेट कॉलेज। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, कंपेटिटिव एज आपको मिलता है यकीनन कॉलेज जाके। बिल्कुल। सो आप पेरेंट्स को रिकमेंड करेंगे कि वो अपने बच्चों को कैडेट कॉलेज भेजें? जी बिल्कुल, 100% इंशाल्लाह। और आई थिंक कि इट विल बी अ प्रिविलेज फॉर एनी चाइल्ड कि अगर वो कैडेट कॉलेज में पढ़ते हैं। और आप देखें अक्सर लोग जो अब्दालियंस पढ़ के निकलते हैं कैडेट कॉलेज से, उनकी ड्रीम होती है कि उनके बच्चे भी कैडेट कॉलेज जाएं। कई जो हमारे दोस्त थे जो वहाँ पे आए और उनके साथ जो उनके पेरेंट्स पहले अब्दालियंस थे, तो वो अपने पेरेंट्स के किस्से उन्होंने बचपन के सुने होते थे। तो वो बताते थे कि वहाँ क्रिकेट मैच में उन्होंने इधर छक्का मारा था और ये ओवल ग्राउंड की ये खास बात थी, उस जगह पर ये हुआ था। तो दैट्स काइंड ऑफ अ लेजेंड जो कि हम कैडेट कॉलेज में जब रह के आते हैं तो हमें याद रहती हैं चीज़ें, फिर वो आगे हम पास ऑन करते हैं और फिर जो बच्चे हैं वो भी उसको ऑलरेडी लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। सो आप कंसिडर करते हैं उसको कि वहाँ पे ज़िंदगी ज़्यादातर कैडेट कॉलेज में कंट्रोल एनवायरनमेंट में गुजरती है या नहीं? आई थिंक कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है वो तो एक, आप देखें ना, एक मुल्क में जब हम रह रहे होते हैं तो उसके भी कवानीन होते हैं, और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के कवानीन के साथ रह के और अपनी चीज़ों को आपने कैसे फ्लरिश करना है, ये एक आर्ट है जो सीखने की हर बंदे को ज़रूरत होती है। तो इन अ वे इट्स बेनिफिशियल। और उसमें कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए जिस तरह की, फॉर एग्जांपल कंट्रोल एनवायरनमेंट के फ़ायदे भी हैं। फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट मेरिट, मतलब कैडेट कॉलेज में मैंने कभी नहीं देखा हमारे साथ हाईएस्ट रैंकिंग आपके प्राइम मिनिस्टर्स के, गवर्नर्स के, हाई रैंकिंग जनरल्स के बच्चे भी वहीं पढ़ रहे होंगे जहाँ स्टाफ के बच्चे पढ़ रहे होंगे, लेकिन कभी हमने नहीं देखा कि उनकी ट्रीटमेंट में, उनको कोई फैसिलिटी देने में या उनके किसी इवैल्यूएशन में किसी जगह पे कोई फैसिलिटेशन नहीं आती। और वो अगर वो हो भी तो इवन उनके, मैंने नहीं देखा कि लोग इंटरवीन भी ज़्यादा करते हों। दे नो कि कैडेट कॉलेज की मैनेजमेंट एक बिल्कुल मेरिटोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती है और उस पर एक फर्म तरीके से चलती है। सो आफ्टर लीविंग द कैडेट कॉलेज, ये दिल में ख्याल कैसे आया कि मैंने नस्ट ही ज्वाइन करना है? एक्चुअली उस वक्त भी नस्ट, आपको पता है नस्ट की जो अच्छी बात है वो ये कि नस्ट एक इनोवेटिव ड्रिवन यूनिवर्सिटी है, इनोवेशन ड्रिवन यूनिवर्सिटी है। शुरू से आप देखें कि नस्ट का जो मोटो है, इट इज़ टू बिकम अ रिसर्च एंड इनोवेशन ड्रिवन एकेडमिक हब, नॉट जस्ट समथिंग जो कि एक टोटल एकेडेमिया को प्रोवाइड करके और एक सर्टन करिकुला को पढ़ा के आगे चल रही हो। वो तो पाकिस्तान की बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ भी कर रही हैं। और आई थिंक ये वो एज है जो कि हमने भी उस वक्त ऑब्जर्व किया। और हालांकि उस वक्त रैंकिंग्स वगैरह का इतना ज़्यादा नहीं था जब हम नस्ट में एंटर हुए, बट बाद में जब क्यूएस रैंकिंग में नस्ट रिफ्लेक्ट हुई और वो टॉप 500 में आई, और अब आप देखें कि इंजीनियरिंग में ये आई थिंक 127 जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसमें आ चुकी है। तो इसमें ये कि जो सब्जेक्ट रैंकिंग 127 एग्जैक्टली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, द रीज़न व्हाई दिस हैज़ हैपेंड इज़ कि एक्चुअली नस्ट इज़ इनोवेशन ड्रिवन। और आप देखें कि जिस तरीके से हमारे पास जो ऑरिक का सेटअप है, पूरा हमारे पास प्रोजेक्ट्स का सेटअप है जो कॉम्प्लीमेंट करता है एकेडमिक्स के सेटअप को, ये वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप देखें ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपका कोई इंस्ट्रक्टर जो क्लास में पढ़ाने जाता है, अगर उसने उसी फील्ड की किसी चीज़ को रिसेंटली बना के कहीं डिप्लॉय किया हुआ हो,
तो उसकी जो समझ उस टेक्नोलॉजी की है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है कंपेयर टू समबडी जिसने थ्योरेटिकली उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो और जो इंस्ट्रक्टर ने अगर कोई चीज़ बना के फील्ड में लगानी है तो दिस इज़ नॉट जस्ट हिज ओन प्रोवेस जिससे वो लेके आ सकता है। द यूनिवर्सिटी हैज़ वेरी बिग अम्ब्रेला जो कि कनेक्ट कर रही होती है विद अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री, जिससे इंडस्ट्री के लोग हर वक्त आ रहे होते हैं। वो अंडरलाइंग रेपुटेशन जो उसमें कल्टिवेट हुई हुई होती है वो उसमें मौजूद होती है। और इस सिनर्जी के साथ द एबिलिटी ऑफ द फैकल्टी और उनकी जो स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी उनके पीछे होती है जिससे वो किसी चीज़ को बनाते हैं, टुगेदर विद द रेपुटेशन बिल्ट बाय द यूनिवर्सिटी एंड द इकोसिस्टम दैट इट प्रोवाइड्स, this whole thing works together to actually successfully take something from theory to development of products to their successful deployment, और फिर उससे जो आगे इकोसिस्टम वो आपके मुल्क में बिल्ड करती है। अच्छा, आपके ज़रा नस्ट में तजर्बात ज़रा हम कह लेंगे दो तरह के हैं। एक तो आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस है एंड देन यू बिकेम अ फैकल्टी मेंबर, एक आपके पास वो एक्सपीरियंस है। तो आप ज़रा अपना स्टूडेंट का एक्सपीरियंस बताएं नस्ट में कैसा रहा, एंड देन एज अ फैकल्टी मेंबर व्हेन यू जॉइन नस्ट इन 2010 आई थिंक सो यू हैव जॉइन नस्ट, सो वो कैसा रहा आपका एज अ फैकल्टी मेंबर? हम जो ख़ास तौर पे जो बड़ा नॉस्टैल्जिक और बड़ा ब्यूटीफुल टाइम है जो स्टूडेंट के तौर पे हमने गुजारा, और आई वाज इन कॉलेज ऑफ EME, अपने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मेरी बैचलर्स थी, और उसमें ये था कि हमारा ना काइंड ऑफ एक बड़ा क्लोज, इस तरह हमारे चारों जो डिपार्टमेंट होते थे उसमें जेंटलमैन कैडेट्स भी होते थे, उसके अंदर पेइंग कैडेट्स जो होते थे जो प्योरली आर्मी में जा नहीं रहे होते थे लेकिन पार्शली उनकी ट्रेनिंग उस तरह की आ रही होती थी, और उसमें नस्ट स्टूडेंट्स भी उसमें होते थे। तो एक अमलगम था विच इज़ अ वेरी काइंड ऑफ हम समझे कि कॉम्प्रिहेंसिव, और आपको मुख्तलिफ किस्म की जो, क्योंकि हर बंदा कोई फिजिकल ट्रेनिंग से ज़्यादा गुजर रहा होता है, कोई सिर्फ एकेडमिक्स में उसमें कर रहा होता है, और वो आपको एक उसमें फ्लेवर मिलता है। सेकंड थिंग ये थी कि इसमें एक जो एनवायरनमेंट इतनी वेल निट थी कि क्रॉस डिपार्टमेंटल हमारा इंटीग्रेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरी बचपन से हॉबी थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आई वाज आई थिंक इन 5th ग्रेड जब मैंने पहली दफ़ा अपने बड़े भाई को देख के, वो प्रोग्रामिंग करते थे तो मैंने देख के प्रोग्रामिंग शुरू की, तो मेरी एक हॉबी थी। तो मेरा कंप्यूटर डिपार्टमेंट के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक उस वक्त भी रहता था। मैं एज अ हॉबी इन चीज़ों को प्रैक्टिस करता रहता था, उनके स्टूडेंट्स के साथ भी हमने क्लब्स में भी बैठ के और सॉफ्टवेयर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना। तो ये जो क्रॉस डिपार्टमेंटल इंटीग्रेशन थी ना, दिस ओपनड अप आवर माइंड्स कि एक्चुअली हम फॉर एग्जांपल जबकि प्रोडक्ट, मैं कई दफ़ा सोचता था कि वन ऑफ द एजेस वी हैव एन इंजीनियर, और मैं ये इसमें बल्कि क्रेडिट दूंगा मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट को भी एक्चुअली, क्योंकि बेड़ी अख्तर नवाज जो हमारे पायनियर थे मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के, जो नस्ट के फैकल्टी थे, तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इज अ वेरी बिग नेम। और उन्होंने जो आई थिंक उनका जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो एक तो ये है कि उन्होंने मैकेट्रॉनिक्स के एज अ फील्ड इंट्रोड्यूस कराया, दूसरा कि जिस तरह का प्रैक्टिकल काइंड ऑफ टीचिंग का सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। वो आपके जितनी आपकी टीचिंग्स थी उनको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की तरफ लेके गए। और थर्ड जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है इसमें वो ये कि हमारा, जब मैंने नोट किया कि एज अ स्टूडेंट जब हम उसमें से ग्रेजुएट कर रहे थे, तो जब हमने व्हेनेवर वी अप्रोच्ड अ प्रोजेक्ट, तो हम कभी क्लोज्ड माइंड के साथ नहीं करते थे। स्टूडेंट्स ऑफ मैकेट्रॉनिक्स ऑलवेज हैड एन ओपन माइंड सेट कि फॉर एग्जांपल अब अगर कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ देखनी है उन्होंने, दे वुड नॉट बी एलियन टू देम, दे वुड नॉट बी पुट ऑफ कि यार हम इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ कैसे समझेंगे। उन्होंने उसकी भी थ्योरी क्योंकि पढ़ी होती है, उसको प्रैक्टिस किया होता है, तो दे टेक इट कि ये भी मेरा फील्ड है। उन्होंने एक ओपन एनवायरनमेंट रखा कि ताकि हर जगह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सीख लें। एग्जैक्टली, एक उन्होंने ट्रेन ऐसे किया आप लोगों को। असल में जो चीज़ एकेडमिक्स में लोग अक्सर नहीं समझते वो ये है कि नहीं, अल्लाह ताला ने इल्म के अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं बनाई। इल्म एक समंदर है, उस समंदर में पानी कहीं से कहीं फ्लो कर रहा है, आप उसमें कहीं सेंटर हो, आप कहीं और से निकल सकते हैं। इसीलिए देखें ना, जिस तरह AI का फील्ड है, तो AI में उसकी एप्लीकेशन हर चीज़ में है जो हमारे इर्द गिर्द आती है। मैथमेटिक्स जो एरिया है वो क्या हर चीज़ में नहीं है? हर चीज़ में है। आप इवन बायोमेडिकल चीज़ों के मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं, जो प्योर मेडिकल चीज़ें आप एग्रीकल्चर के बना सकते हैं। आपकी मैथमेटिक्स से आ रही होती है तमाम चीज़ों, फिजिक्स हर चीज़ में एप्लीकेबल होती है। तो असल में इल्म जो है ना, इल्म बाय नेचर ऐसी चीज़ है जो कि इंटरकनेक्टेड है। तो आप किसी भी एक डायरेक्शन से एंटर हों और यू कीप लर्निंग, अगर आप अपने माइंड को ओपन रखें और आप एक खुद पढ़ने की और एक एफर्ट करने की उसमें आदत रखें, तो आप किसी भी नई चीज़ को सीख सकते हैं। और ये आई थिंक वो प्राइमरी चीज़ है जो कि हमारे जो स्टूडेंट्स नस्ट में एंटर हो रहे हैं या जो स्टूडेंट नस्ट में पढ़ रहे हैं उनको याद रखनी चाहिए कि स्टडिंग इन अ स्पेसिफिक फील्ड डजंट मीन कि आप उसमें फिक्स हो गए हैं। और आपको हमेशा जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, विद इन द बुक अपने आप को कॉन्सेंट्रेट और फिक्स ना करें। जितना आप ओपन माइंड से सोचेंगे उतनी आप तरक्की ज़्यादा करेंगे। और नोवेल्टी और इनोवेशन वो ऐसा एस्पेक्ट है जो हमारी स्कूल लेवल एजुकेशन में ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो उसमें किया जाए। इवन दो कि मुझे इसमें कुछ सक्सेस मिली कि मैंने अपना पहला रिसर्च पेपर अटेम्प्ट किया जब मैं 9th ग्रेड में था स्कूल में, तो वो एक डिफरेंट अप्रोच थी जिससे हमने किया। आपने न्यूज़पेपर के लिए किया? न्यूज़पेपर्स में मैं लिखता था आर्टिकल्स, दैट वाज आई थिंक इन क्लास 8 जब मैं था, जब मैंने पहली दफ़ा द मुस्लिम अखबार के लिए लिखा था। फिर उसमें मैं स्टोरीज भी लिखता था जो मैंने अपनी FSC के दौरान भी मेरी
मैगजीन में, फिर न्यूज़ अखबार में भी कुछ आर्टिकल वगैरह, मैं डिफरेंट अखबारों में भी ट्राई करता रहता था। बट ये जो मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, दिस वाज अ रिसर्च आर्टिकल, जो रिसर्च पेपर होता है। रिसर्च पेपर अमूमन ये चीज़ होती है कि आप जब साइंस के अंदर कोई नई चीज़ सोचते हैं, बिल्कुल नहीं, आपने विच इज़ नॉट लाइंग इन योर बुक, एडिशन एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज आप उसमें करते हैं। तो वेक्टर एनालिसिस के ऊपर मैथमेटिक्स का एक नया अपनी तरफ से एल्गोरिदम बनाया था। आई मेड अ न्यू थ्योरी, और उसके ऊपर जब मैंने आई केप्ट इनोवेटिंग, मैं नए आइडियाज़ बनाता रहता था। एंड दिस वाज द फर्स्ट आइडिया जो मेरे टीचर्स ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये इट्स इनोवेटिव एनफ कि ये लगता है कि एक थ्योरी है। तो आई पुट टुगेदर इनटू अ रिसर्च पेपर। टीचर्स ने मुझे गाइड किया, मेरे घर में मुझे सीनियर से कुछ गाइडेंस मिली। तो उसमें मैंने जब चीज़ें पकड़ के पुट टुगेदर की इनटू द फॉर्म ऑफ अ रिसर्च पेपर, और उसको मैंने रिव्यू के लिए भेजा। तो वो दौर था जब हमारे पास अभी जो रिसर्च पेपर्स हैं वो वेबसाइट पे सबमिट नहीं होते थे। आई हैड टू प्रिंट इट आउट, मुझे याद है 1.5 लाइन स्पेसिंग के ऊपर, वो 12 फॉन्ट पे और वो टाइम्स न्यू रोमन में बना के, और वो 3 कॉपीज प्रिंट करके उसके ऊपर हाथ से आपका लेटर लगता था और वो जाता था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि माई एज मे बी लेस देन मैनी रिसर्चर्स, बट माई रिसर्च एज इज मोर देन मैनी रिसर्चर्स जो लोग इसमें काम कर रहे होते हैं। बिकॉज जब मैंने पहला रिसर्च पेपर अटेम्प्ट किया उस वक्त मैं भी स्कूल में था 9th ग्रेड में, और इतने हमारे आई थिंक बड़े अच्छे रिसर्चर्स पाकिस्तान में हैं, लेकिन जो हमारे करंट यूनिवर्सिटीज़ में उनमें बहुत कम नंबर ऑफ पीपल ऐसे होंगे जिन्होंने वो दौर देखा है। पाकिस्तान में इतना ट्रेंड भी नहीं होगा जब आपने इस तरह ये अपना रिसर्च पेपर, हमें जर्नल पेपर्स अवेलेबल नहीं थे। जब मैंने आइडिया निकाला एंड आई हैड टू कल्मिनेट इट, मुझे बुक्स अवेलेबल होती थी। मैक्सिमम मैं किसी लाइब्रेरी में जाता था तो मुझे किताबें मिलती थी जिनमें ओल्ड नॉलेज होता था। रिसर्च पेपर्स तो मैं देख भी नहीं, मैंने तो कुछ दूसरे फील्ड्स के रिसर्च पेपर्स थे जो मैंने देखे थे, जो कि मेरे मामू थे उनके रिसर्च पेपर्स थे, मेरे फादर रिसर्चर हैं उनके रिसर्च पेपर्स थे। तो वो मैं कुड सी के रिसर्च पेपर का फॉर्मेट वगैरह क्या होता है, तो उससे मुझे आइडिया। लेकिन उनके पेपर्स अपने फील्ड में थे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, रिन्यूएबल्स में, तो मैं तो वेक्टर मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स पे काम कर रहा था। तो आई वाज एबल टू पुट इट टुगेदर। बट यही मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसर्च पेपर लिखना मेरी कोई एकेडमिक रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेरे स्कूल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसमें कोई क्लब नहीं था जो शौक था आपका। लेकिन हमारे जो टीचर्स हमें ओपन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सिखाते थे ऐसे ही। और उसके बेस पे हम जो इनोवेशन काइंड ऑफ एक जो माइंडसेट में बन जाता है कि मैंने बुक पे लिमिटेड नहीं रहना, मैंने थोड़ा सा उसके बाहर सोचना है। आई थिंक दिस हैज़ स्टेड विद मी थ्रू आउट माई कैरियर ऑफ इंजीनियरिंग। जो अपने स्टूडेंट का पूछा EME कॉलेज का, तो मेरे एज अ स्टूडेंट कॉलेज ऑफ EME में जो फर्स्ट एवर रिसर्च पेपर जो मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से निकला वो मैंने लिखा था। एंड दिस वॉज पब्लिश्ड इन 2004 इन जून, और इसकी जो कॉन्फ्रेंस थी वो पोलैंड में हुई और मैं उस वक्त वहाँ प्रेजेंट भी करके आया। तो खैर उस वक्त आपके लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी और काफ़ी मतलब आपके फैमिली ने भी बड़ा आपको अपलिफ्ट किया होगा वो सारा, मतलब मैं मुझे याद है जब मैं सपोर्ट भी मिली होगी। जब तक ना हो फैमिली की और सपोर्ट सारी, ये कि वही पेरेंट्स को ये होता है कि वो इनकरेज करें बच्चे को व्हेन दे थिंक इन इनोवेटिव डायरेक्शन, क्योंकि व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड, मार्क्स वगैरह अपनी जगह ठीक होते हैं और वो ज़रूरी है विदाउट डाउट, लेकिन अगर आपने एज लेना है ना तो मार्क्स तो बहुत सारे बच्चे अच्छे ले रहे हैं, दुनिया में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन कंपेटिटिव एज आपको कोई ना कोई डिफरेंट काम करके या डिफरेंट इनोवेटिव वर्क करके आता। जब आप अपनी एप्लीकेशन MIT में या स्टैनफोर्ड में या टोक्यो यूनिवर्सिटी में या सिंघुआ यूनिवर्सिटी में या TUM में जमा करवाएं, तो वहाँ पे उनके पास जो कैंडिडेट्स आ रहे होंगे वो कैलटेक के भी होंगे, वहाँ बर्कले के भी होंगे, वहाँ आपके ऑक्सफोर्ड के भी होंगे, वहाँ नस्ट के भी होंगे। व्हाट विल मेक अ स्टैंड आउट वो ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन के अंदर अगर इनोवेशन के वो एस्पेक्ट्स मौजूद हैं जिसमें आपने कोई लेट्स से पब्लिश किया है, आपने कोई पेटेंट लिखा है, और आजकल के ज़माने में चीज़ें प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती जा रही है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया है तो दिस इज़ व्हाट द रिसर्चर्स इन दोज फॉरेन कंट्रीज दे विल बी चेरिशिंग, और उसके बेस पे आपको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि दैट्स द एबिलिटी दे वांट इन देयर टीम। अच्छा, आपने अभी अपनी कन्वर्सेशन में टोहोको यूनिवर्सिटी जापान का जिक्र किया, आपको AI और रोबोटिक्स का ख्याल, इसमें रिसर्च करने का और इसमें आगे फ्लरिश करने का ख्याल टोहोको यूनिवर्सिटी जाके आया, या आपको पहले ही नस्ट ने इतना आपको नॉलेज दे दिया था कि आप यहीं से कुछ नॉलेज लेके गए थे AI और रोबोटिक्स के बारे में? उससे पहले कुछ आ चुका था। वो ये था कि एक्चुअली देखें AI के अंदर प्रोग्राम्स, एकेडमिक प्रोग्राम्स तो बिल्कुल लेटेस्ट टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करते थे। आई थिंक द फर्स्ट वन जिसने 2017 में अपने जो हमारा PC1 था नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें मैंने क्लियरली लिखा कि AI के डेडिकेटेड मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स, उस वक्त मैंने अंडरग्रेड फोरसी नहीं किया था कि मास्टर्स और PhD प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन के होने चाहिए। और सिमिलरली इनिशिएटिव भी आप ही का था। और बाद में पाकिस्तान में जो पहली दफ़ा लॉन्च होने शुरू हुए वो 2019-20 में आए, नस्ट ने भी उसी टाइम में किया, लेकिन हमने इसकी एक थॉट बिल्ड की अक्रॉस पाकिस्तान, क्योंकि नेशनल सेंटर आपको पता है कि अक्रॉस पाकिस्तान हमारी लैब्स हैं और जो हम लिखते हैं वो फिर हम, क्योंकि हमारा काम है कि हमने पूरे मुल्क को साथ लेके चलना।
इसी तरीके से जब व्हेन आई केम बैक फ्रॉम माय पीएचडी फ्रॉम जापान एज वेल, तो हमने रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट मशीन इंजीनियरिंग का पहला प्रोग्राम है जो पाकिस्तान का अभी तक वाहिद प्रोग्राम है रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट मशीन इंजीनियरिंग का, जो 2011 से शुरू हुआ। 2010 में हमने उसको बनाया कंटोर्स को, और 2011 में प्रोग्राम शुरू हुआ, और आज तक अब उसका नाम रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग हो चुका है, बट इट्स अगेन द सेम प्रोग्राम और बड़ा सक्सेसफुली रनिंग कर रहा है। जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि फॉर एग्जांपल हमारा जो एआई का मेरा जो वो कहाँ से उस वक्त आया, क्योंकि प्रोग्राम्स उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते थे। मैंने अपनी मास्टर्स की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और मेरा आपको बताया कि कंप्यूटिंग मेरी हॉबी थी। मैं जब मैकेट्रॉनिक्स में था तो माइक्रो कंट्रोलर्स की प्रोग्रामिंग में जिस हद तक हम कॉम्प्लिकेशन डाल सकते थे, माइक्रो कंट्रोलर्स में उतनी ज़्यादा आप समझें कि प्रोग्रामिंग डेप्थ नहीं होती थी उस वक्त के माइक्रो कंट्रोलर्स में, क्योंकि हम 89C51 पिक माइक्रो कंट्रोलर ये यूज़ कर रहे होते थे, जिसमें आप एक हद तक कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी डाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप जब मजीद कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पे वर्क करते हैं, और मैं वो जो मेरी प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी उस वक्त थी, एल्गोरिथम्स भी इतने डेवलप नहीं हुए थे। मैंने अंडरग्रेड में होते हुए भी ना ब्लैक क्वीन वाली जो गेम है माइक्रोसॉफ्ट हार्ट वाली, उसका कोड पूरा खुद लिख के डेवलप किया था, बिकॉज मुझे गेम्स प्रोग्रामिंग का शौक था। मैंने अपने फर्स्ट आई थिंक सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में जो कॉलेज ऑफ ईएमई में पहले सॉफ्टवेयर कंपटीशन में हिस्सा लिया था, और मल्टीपल सॉफ्टटेक सॉफ्टवेयर कंपटीशन कॉलेज ऑफ ईएमई का है, उसमें मेरी मल्टीपल पार्टिसिपेशंस थी, और उससे पहले भी जो सॉफ्टवेयर कंपटीशन उसमें हुए थे ईएमई में, उसमें मेरी पार्टिसिपेशंस थी। तो उसमें मैं बाकायदा कंप्यूटर जो माइक्रो कंट्रोलर के अलावा पूरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिख के उसमें जाता था। और जो ब्लैक क्वीन गेम है उसमें आपको पता है यू प्ले मल्टीप्लेयर अगेंस्ट ईच अदर, यू रिमेंबर कि आपने कैसे दूसरे प्लेयर्स की चीज़ें याद रखनी है। तो ये मेरी नेचुरल एवोल्यूशन थी जो उस डायरेक्शन में, आपने मेमोराइज करना होता है उसमें दूसरे प्लेयर्स के सारा वो, और ये एल्गोरिदम मैंने उस वक्त तक फॉर्मल एआई पढ़े बगैर लिखा था। आई सैट डाउन एंड एनविजनड एक फ्लो चार्ट बना के, एंड व्हाट आई डिड इज के जो एआई में आपको पता है जो 4 पैराडाइम्स हैं, उनमें से एक पैराडाइम में आता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इज के इफ़ यू अप्रोच अ प्रॉब्लम हाउ वुड यू डू इट, और फिर उस बिहेवियर पे कंप्यूटर को प्रोग्राम करें। तो उस बिहेवियर पे मैंने प्रोग्राम करके वो एल्गोरिदम पूरा बनाया था और प्रोग्राम लिखा था। अच्छा, मैं जब अपने मास्टर्स में था इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कॉलेज ऑफ ईएमई में, तो उसमें मुझे जो मेरा कोर्स वक्त तो ज़्यादा नॉन लीनियर कंट्रोल और जो हमारा एडेप्टिव कंट्रोल और इन पे रिलेटेड था। एडेप्टिव कंट्रोल और जो मशीन लर्निंग है ये बिल्कुल एक दूसरे के बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। दे आर वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड एरियाज। कुछ टेक्निक्स जो एडेप्टिव कंट्रोल में यूज़ होती हैं वो आपके एआई में भी चली जाती हैं। अच्छा, मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा हुआ कि सिस्टम्स दुनिया के इतने कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं और कंप्यूटेशनल पावर इंक्रीज होती जा रही है, तो इट सीम्ड लाइक अ नेचुरल एवोल्यूशन कि नेक्स्ट स्टेप इन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, विच इज़ वाई एट द टाइम ऑफ माई थीसिस मैंने जब रोबोटिक्स में भी ट्रेंड्स देखे तो मैंने एक एआई ओरिएंटेड थीसिस पिक किया। और मेरी जो उससे पहले सेल्फ स्टडी थी बहुत सारी, एक फ्यूचरिस्टिक सोच के एग्जैक्टली उस मेरी जो सेल्फ स्टडी थी उसको मैंने वो कंट्रोल की और इलेक्ट्रिकल की स्टडी से रिलेट किया, और वहाँ हमने एक सैम्पलिंग बेस्ड एल्गोरिदम बनाया। जो सैम्पलिंग बेस्ड एल्गोरिदम रोबोट की मोशन प्लानिंग का एल्गोरिदम होता है कि फॉर एग्जांपल इट्स वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स कि जिसमें आप फॉर एग्जांपल अगर एक ह्यूमनॉइड रोबोट खड़ा हुआ है या कोई और किस्म का रोबोट है, मेरा ह्यूमनॉइड्स पे काम था जो इंसान की शक्ल के रोबोट्स होते हैं, और उसने वॉक करना है एक एनवायरनमेंट के बीच में, ऑब्स्टिकल्स को डॉज करना है, किसी चीज़ों को हैंडल करना है, तो उसके वो मल्टीपल अपने ऑप्शंस जनरेट करता है और उसमें से फिर रीज़न करता है कि कौन से ऑप्शंस उसके लिए बेस्ट हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, आपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स की बात की। गालबन आप नस्ट में मेरे ख्याल से पहले बंदे थे जिसने वो रोबोकॉप स्टार्ट किया, तो उसमें आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? एक्चुअली पहला तो ये था कि हमारे पास कोई रोबोट नहीं थे। फर्स्ट रोबोट आई थिंक एक रोबोट हमने डिपार्टमेंट की जो उस वक्त हमारी एस्टैब्लिशमेंट की एचईसी के फंड्स आ रहे थे उससे परचेज हमने किया था, और जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है दैट इज़ के कम अज़ कम आपके पास 6 रोबोट्स होने चाहिए जब आपने कम्पीट करना है इंटरनेशनली जाके। तो इन द फर्स्ट स्टेज हमारे लिए ये था कि हमने अपनी कैपेबिलिटी डेमोस्ट्रेट करनी थी इवन विद द वन रोबोट। और जो आपके जो रोबोकप कंपटीशन है, अगर व्यूअर्स कुछ को नहीं पता तो उसमें ये कि दिस इज़ दी काइंड ऑफ द रोबोकप इज़ दी वर्ल्ड कप ऑफ रोबोटिक्स। दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ रोबोटिक कंपटीशन जो दुनिया में होता है। अभी तो वो ये भी कह रहे हैं कि 2050 तक हमने ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाने हैं जिनको हमने ओरिजिनल सॉकर प्लेयर्स के साथ मैच कराना है। दैट इज़ एग्जैक्टली द आइडिया कि उसमें जो वर्ल्ड चैंपियन सॉकर टीम ह्यूमंस की होगी, फुटबॉल की टीम वर्ल्ड चैंपियन होगी, उसके अगेंस्ट रोबोट्स की टीम ने फुटबॉल खेलनी है। और अगर आप रिसेंट रिजल्ट्स देखें जो दुनिया में भी आ रहे हैं तो दे आर क्वाइट प्रॉमिसिंग। आई डोंट से कि वो सॉकर प्लेयर से अभी मैच कर रहे हैं, उसके लिए भी कुछ साल हैं टीम के पास, लेकिन ये कि अभी भी 2050 का टाइम रखा है। तो हमारा उसमें ये था कि हमने पहले एक सिंगल रोबोट से शुरू किया, उस पर हमने एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल किकिंग के अच्छे एल्गोरिदम बनाए जो कि आज तक हमारी स्ट्रेंथ है।
जो एक्यूरेट किकिंग है, दिस इज़ वन ऑफ आर स्ट्रेंथ एरियाज एट द वर्ल्ड लेवल जिसमें आप देखें। इसी तरीके से मोशन प्लानिंग में हमारे जो रिसर्च पेपर्स इसके ऊपर जाके निकले, वो जिस तरह RRTs के ऊपर हैं, ये पूरी दुनिया में साइट हुए हैं। और अगर सबसे ज़्यादा साइटेशंस भी उन्हीं पेपर्स के ऊपर, MIT में, कार्नेगी मेलन में, AIST टोक्यो में, जॉर्जिया टेक में, आप जिस यूनिवर्सिटी का नाम लेते जाएं उसमें हमारी साइटेशंस उसमें आई हैं। बल्कि आपका एक पेपर जो है वो MIT में उसके ऊपर आगे फर्दर रिसर्च जी की उन्होंने। वो 2015 में सितंबर में आई थिंक MIT का एक PhD थीसिस आया जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे शेयर किया, एंड व्हेन आई लुक्ड इनटू इट आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि हमारे एक एल्गोरिथम को उन्होंने पिक किया और उन्होंने उसके अंदर 3 चेंजेस इंट्रोड्यूस कराए, जिस पे उन्होंने 3 सेक्शंस लिखे, उसके बाद उसको पूरा लोकली डेवलप किया है वहाँ बैठ के। और ये बड़ी हमारे लिए बड़ी एक इनकरेजिंग सी चीज़ थी ना कि आप फॉर एग्जांपल आप एक एकेडेमिया में, क्योंकि देखिए हम जब एज ए रिसर्चर काम कर रहे होते हैं, हमारा काम ये होता है कि इतने बड़े समंदर के अंदर हमें एक कतरा है, तो उसमें बहुत सारा इल्म है जो कहीं पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें वो जो आपके हाईएस्ट एशेलॉन्स ऑफ एजुकेशन है, अगर वो उसको पिक करके कहीं पे इस्तेमाल करते हैं तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्रूफ कि हम एक ठीक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं जो दुनिया की रिसर्च को भी कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है। और फिर जो नेक्स्ट एस्पेक्ट बीच में आता है वो ये आता है कि जो नॉलेज आप बिल्ड कर रहे हैं वो इंटरनेशनली तो लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट क्या वो आपके मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचा रहा है? उसके लिए प्रोडक्ट ड्रिवन इनोवेशन और प्रोडक्ट ड्रिवन AI जो है वो अपना काम करती है, अपना रोल प्ले करती है, एंड दैट इज़ वेयर द नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैंड्स आउट। वेरी गुड। अच्छा, जब आप पाकिस्तान वापस आए, यहाँ पे आपने नस्ट से अपना स्टार्ट लिया असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपने कैसे आप समझते हैं कि अब मतलब 2010 में आपने यहाँ नस्ट में अपना सफ़र स्टार्ट जनवरी किया, 2010 नाउ इट्स 2025, इन 15 ईयर्स में आप कैसे समझते हैं कि पाकिस्तान में जो AI का लैंडस्केप है ये चेंज हुआ है और हम कोई इकोसिस्टम बनाने में कामयाब हुए हैं? बिल्कुल, और मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो इससे फ़ौरन पहले जापान से जो मैं देख के आ रहा था टोहोकू से, उसका कंट्रीब्यूशन था जो मेरी सारी उसमें थी, क्योंकि टोहोकू जो है वो इवन जापान में भी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूनिवर्सिटी है विच एक्चुअली हैज़ फोकस टुवर्ड्स जेन्युइन इनोवेशन इन रिसर्च। प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे भी है लेकिन जेन्युइन इनोवेशन ऑफ रिसर्च के ऊपर है। आप देखें हमारे जो मटेरियल साइंसेस के और फ्लूइड मैकेनिक्स के इंस्टीट्यूट दुनिया में स्टैंड आउट करते हैं। जो मेरी लैब थी फॉर एग्जांपल, उसमें स्पेस मशीन्स लैब में, तो इट वाज वन ऑफ द इन्वेंटर्स ऑफ द 6 की हैप्टिक्स के जो आपके पास मैकेनिज्म दुनिया में थे उनमें से एक की वो इन्वेंटर थी। और ह्यूमनॉइड रोबोट्स में भी हमारा बिल्कुल जो मेन फील्ड्स में लोग काम कर रहे थे उनमें शुमार होता था। तो एक इतनी हाईली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जिसमें वर्ल्ड लेवल की इनोवेटिव रिसर्च हो रही हो कि हमारी, आपको जो जैक्सा है, जापान की नासा है, आपको पता है जैक्सा के साथ मिलके टोहोकू यूनिवर्सिटी के लोगों ने जो हायाबुसा स्पेस शटल बनाई थी, जो दुनिया की पहली स्पेस शटल बनी जो कि एस्टेरॉयड के ऊपर टच डाउन करके आई। और उसका जो टच डाउन करने का मैकेनिज्म था और सैंपल कलेक्शन का मैकेनिज्म था, देखिए एस्टेरॉयड की सरफेस लोहे की होती है, उस लोहे की सरफेस में से आपने उसको कैसे पियर्स करना है और कैसे उसका सैंपल एक्सट्रैक्ट करना है। तो जो टीचर्स ये बना रहे थे उनसे हमने डायरेक्टली क्लासरूम में पढ़ा और उन्होंने हमें ये नॉलेज इम्पार्ट किया विच वाज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड आई ओपनिंग थिंग जिसने हमारे करियर को बनाया। एक नया आपके लिए एक्सपीरियंस और तजुर्बा वो आपने लिया। और दूसरा जो जापान के कल्चर के अंदर एक इनहेरेंट चीज़ है जो कि अंदर आपके फॉर एग्जांपल जो उनका डिसिप्लिन है और जिस तरह से वो अप्रोच करते हैं एजुकेशन को, जिस तरह वो टीम वर्क को हार्नेस करते हैं, वो जब मैं यहाँ लेके आया तो मैंने इसमें 2 चीज़ें सोची। एक तो ये था कि आई थॉट के जब हम यहाँ पे रिसर्च शुरू करें, पाकिस्तान में रिसर्च शुरू करें, मैंने उस वक्त डिपार्टमेंट रोबोटिक्स एंड AI जो हमने उस वक्त बनाया यहाँ पे, और उसके अंदर हमने लेबोरेटरी रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम इंजीनियरिंग की राइज लेबोरेटरी बनाई, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट से रोबोटिक्स की कम्युनिटी मानती है कि दिस इज़ वन ऑफ द सेंटर लैब्स जिसने एक तरह से ड्राइव किया है रोबोटिक्स की ग्रोथ को इन पाकिस्तान फॉर मोर देन अ डेकेड, और अभी भी लैब एग्जिस्ट करती है, अपना काम कर रही है। तो ये जो हमने बनाई उसके अंदर हमने कल्चर बनाया कि फॉर एग्जांपल हम लैब ने आपके सारे जो AI के मामलात हैं वो सेंट्रलाइज किए पाकिस्तान में। हमने फॉर एग्जांपल नस्ट के अंदर हमने ये किया कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स होते थे वो सिर्फ हम मैकेनिकल या सिर्फ रोबोटिक्स की डोमेन के मास्टर्स के प्रोजेक्ट नहीं कराते थे, बल्कि वी ओपनड अप टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस नस्ट। तो किसी भी फील्ड से हैं वो नस्ट में, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, सीक्स के बड़े अच्छे स्टूडेंट मेरे पास रहे, वो आजकल बड़ी सक्सेसफुल जगहों के ऊपर हैं। EME कॉलेज में उनकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, कंप्यूटर डिपार्टमेंट से, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से, मल्टीपल जगहों से लोगों ने इसमें काम किया। इवन NVS के स्टूडेंट्स ने हमारे साथ काम किया और आज तक वो लेगेसी चल रही है कि मेरे साथ SCME के स्टूडेंट्स भी काम करते हैं जो केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में AI लेट से अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो जो सिनर्जी है ना कि आपके देखें इल्म जो है वो उसके आपने हब सेंटर बना दिया है उसको कि वहाँ पे कोई भी आके नॉलेज शेयर करे और अपना काम दिखा के, मतलब सारा ये थिंकिंग आप लोग उसको हेल्प आउट करते हैं। ये थिंकिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बेसिस है।
क्योंकि देखिए एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कैसे इमर्ज कर रही है कि डिफरेंट फील्ड्स इकट्ठे मिलते हैं और उनसे कोई नई चीज़ बन जाती है। जिस तरह आप देखें कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स काइंड ऑफ जब मिले हैं तो एआई बनी है, बिल्कुल राइट। डेटा साइंस एक तरह से इवॉल्व हो रही थी, वो भी कंप्यूटर साइंस की अंडरलाइंग एरिया था और वो बिजनेस वाले भी उसको यूज़ करते हैं अगेन। तो इसी तरीके से रोबोटिक्स है, उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इकट्ठी आई हैं तो रोबोटिक्स बन गई है। तो इसमें ये कि जो हम और मेरा जो यही था वो ये कि जब भी फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स डिपार्टमेंट में भी जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनको एट द फर्स्ट स्टेज ओपन माइंड से सोचना सिखाते हैं। इन सम ऑफ द कोर्सेज वो डिज़ाइन एलिमेंट सीख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वो कोर मैकेनिकल नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन वो मैकेनिकल के बेसिस पे डिज़ाइन सीख रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्हें रोबोट बनाना है, एक फिजिकल एंटिटी उन्होंने बनानी है, तो कैसे बनेगी। आजकल लोग देखें ना, मिसाल के तौर पे बहुत लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी क्योंकि एक बड़ा दुनिया में एक रेवोल्यूशन है और एआई बड़ा रेवोल्यूशन है, जनरेटिव एआई की बात होगी, लेकिन विद टाइम जनरेटिव एआई सिर्फ कंप्यूटर तक महदूद नहीं रहेगा। हाँ, इट विल डू थिंग्स इन द फील्ड। बिल्कुल, जो फील्ड में वो काम करेगा उसके लिए आपको एबल रोबोट्स चाहिए जो वो काम कर सकें, जो फील्ड में जाएं। तो उस विजन के साथ हमने काम किया। लेकिन इस वक्त जो उसका मेन एलिमेंट है जो ज़्यादा डेवलप दुनिया में हो रहा है, रोबोट भी बन रहे हैं, वो जो नए ब्रेक थ्रूज हैं वो आपके एआई के एरिया में है। तो ये रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग का जो करंटली हमारा डिपार्टमेंट और प्रोग्राम है, ये इन दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है। और आई थिंक दिस इज एट द कटिंग एज ऑफ द टीचिंग एलिमेंट के, जिसमें वो आगे लेके इसको चल रहा है। यहाँ पे अब आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एआई के हवाले से, तो आपके कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सोसाइटी पे, पाकिस्तान की सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है? बिल्कुल 100%। एक्चुअली यही हमारा जो नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको मैं करंटली हेड करता हूँ, वो बहुत सारे लोगों को पता होगा और कुछ को नहीं भी मालूम होगा। तो इसमें ये नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HEC ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने और प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2016 में एक कॉल इशू की, जिसमें उन्होंने कंपेटिटिव बेसिस पे पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ को इन्वाइट किया कि वो बताएं कि कौन कौन से डिसिप्लिन में वो क्या काम कर रहे हैं विद इन द रियल्म ऑफ एआई, ताकि उसमें वो एक नेशनल सेंटर्स के खदोखाल डिफाइन। इसके अलावा ये जो नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये और किन शहरों में है? ये इस्लामाबाद के अलावा इवैल्यूएशन जो पूरी स्टेप 1.5 साल की इवैल्यूएशन के बाद जिन यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया HEC ने, वो इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची में थी। और नस्ट को एज ए लीड यूनिवर्सिटी उसमें पिक किया गया। नस्ट एक हब है जी, नस्ट हब है। नस्ट इज़ द लीड यूनिवर्सिटी जिसमें आई लीड द ओवरऑल सेटअप। और उसमें जो हमारे सब ब्रांचेज हैं वो उसमें बाकी सारे आपको रिपोर्ट करते हैं और अपनी वो सारी मतलब जितनी रिसर्च उन्होंने की है आपसे शेयर करते हैं। और हम इसमें एक, आप देखिए, हम एक क्लोज पार्टनरशिप पे काम करते हैं। हम भी बहुत सारे आइडियाज़ और रिसर्च उनको भी शेयर करते हैं, वो भी अपने बहुत सारे आइडिया रिसर्च हमें शेयर करते हैं। और हम मिल के एक ऐसे थीम पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को एआई के ज़रिए कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, कैसे इसमें नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए। तो वी आर द एक्चुअल वंस। जब देखें एआई पे आइडियाज़ बहुत सारे लोग बनाते हैं, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू समबडी हु हैज़ टू एक्चुअली डू इट, तो वो फिर हमारे पास चीज़ पहुंचती है। अच्छा, हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसमें एआई हमें कैसे हेल्प आउट करेगी यहाँ पे गुड गवर्नेंस लाने के लिए? हम जो इस वक्त प्लानिंग कमीशन का इनिशिएटिव है, एहसन इकबाल साहब का ब्रेन चाइल्ड है ये, आपका नेशनल एआई टास्क फोर्स का, जो भी रिसेंटली उन्होंने, आई थिंक अभी तो वैसे काफ़ी उसको 1 साल होने वाला है, उन्होंने कॉइन किया और उस पर कुछ खदोखाल उसके बन भी चुके हैं। तो उन्होंने इस पर साउंड किया और उसमें लेके चले हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली डिटर्मिनिंग कि आपके मुख्तलिफ सेक्टर्स ऑफ गवर्नेंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय करके कैसे आप फ्रूट ले सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस जो आपकी सिर्फ मेडिकल ट्रायल्स की बात करते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स, लेट्स से एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर के ट्रायल्स तो एक बिल्कुल अपनी जगह होंगे। अगर आपको नॉर्मल फार्मास्यूटिकल भी पकड़ें या कोई और आप इंडस्ट्री पकड़ें जो मेडिकल में अप्लाई हो रही है, तो उसकी इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो जो फेज़ 3 ट्रायल के अंदर आपकी जो रिपोर्ट होते हैं वो 5.38 मिलियन डेटा पॉइंट्स रिपोर्ट होते हैं। अब उसको प्रोसेस करना, अगर आप सोचें कि अब इंसानों की फौज बिठाएं और वो बैठ के उसको क्रंच करें, उसमें से अंडरलाइंग, अब अगर उसमें कोई लेट से चीज़ रह जाती है मिसाल के तौर पे, डेटा सारा खराब हो जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, उसका इफेक्ट लोगों की लॉस ऑफ लाइफ की फॉर्म में होगा, जो कि सबसे सीरियस एस्पेक्ट कभी भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो एआई एक लाइफ सेवर है वहाँ पे कि वो फॉर एग्जांपल आपके जो डेटा को कॉम्प्रिहेंसिवली असेस करे और उसको लेके चले। जो लोग एआई के खिलाफ फॉर एग्जांपल बात करते हैं, मैं उनसे ये पूछूंगा कि वो जो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस करके अगर एक ड्रग आपकी ट्रीटमेंट के लिए सारी इवेंचुअलिटीज़ को फिगर आउट करके आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकती हो, वुड यू लाइक टू ऑप्ट फॉर दैट ड्रग? या सिर्फ इस वजह से कि आपने एआई को एम्प्लॉय नहीं करना, यू डोंट वांट अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस और जस्ट ह्यूमंस का एनालिसिस, इसमें बहुत सारी चीज़ें रह जाएं, उस पर रिलाई करना चाहेंगे। तो
AI आप समझें कि इंसानों की एक ऐसी नई पार्टनर टेक्नोलॉजी है। जिस तरह आप देखें ना कि मोबाइल फ़ोन आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है जो जिस तरीके आपका उसी तरीके से हिस्सा है जिस तरीके से आपका हाथ आपका हिस्सा है, कि वो आपका दिमाग आपका हिस्सा है, आपकी आंखें आपका हिस्सा है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है और वो आपके साथ मौजूद है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ, राइट। आपका मोबाइल फ़ोन आपके पास ना, आप समझते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो इन द कमिंग टाइम AI एक यूबिक्विटस टेक्नोलॉजी की मोबाइल फोन में भी अब AI के इतने फीचर्स आ गए हैं। अब तमाम सॉफ्टवेयर जितने भी एंड्रॉइड से रिलेटेड, iOS से रिलेटेड, वो सब अब AI फीचर्स डाल रहे हैं। AI का पोर्टल है, AI का पोर्टल है, दैट इज द AI एंट्री पॉइंट आ रही हैं उसकी। एग्जैक्टली। अब हर एप्लीकेशन में भी AI का फीचर आ रहा है, इवन गेम्स में भी AI के फीचर्स आ रहे हैं। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जो हमारे सेंटर का कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें है, जिस तरह सेफ सिटी की टेक्नोलॉजी है, आप जब एवरेज लेते हैं, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद सेफ सिटी है या जो भी आपके शहर के साइज़ का होता है, ये तकरीबन कॉस्ट करता है 10 अरब रुपए। जब गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल जाती है और बाहर के किसी मुल्क से पूरे वो कैमरास परचेज करते हैं, वो उसकी वो आपकी तारें बिछाई जाती हैं, नेटवर्क बनाया जाता है उसके ऊपर, उसमें अब दुनिया में जो टेक्नोलॉजी बेची जाती है उसमें यह ना कि मिसाल के तौर पे चाइना ने अगर वो टेक्नोलॉजी बनाई तो उसमें जो ट्रेनिंग होती है डाटा, AI ने वो आपको आउटपुट देनी है जिस डाटा पे वो ट्रेन हुआ है। बिल्कुल ऐसे। वो उसने गाड़ियों को रिकग्नाइज किया, नंबर प्लेट को रिकग्नाइज किया, फेसेस की रिकग्निशन कुछ हद तक की, और वो उस पर चीज़ डिप्लॉय हुई होती है। और अमूमन ये ब्लैक बॉक्स कैमराज होते हैं जिनको बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, इनके एल्गोरिथम को आप अपडेट खुद नहीं कर सकते। सारी बात है, जो उनके पास डाटा है वो उनके अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक और जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उसके मुताबिक है। यहाँ पे जब आएगा, हमें जब उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो वी नीड अ न्यू डाटा, उस डाटा के ऊपर हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग चिंची रिक्शा खुद बनाते हैं। कई व्हीकल्स हैं जिसमें फॉर एग्जांपल वो एक स्टैंडर्ड चिंची रिक्शा इंपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो बाइक के साथ खुद बना लेते हैं। और आप जरा सा अगर आप थोड़ा सा साहिवाल और इससे आगे जाएं, थोड़ा सा फैसलाबाद से नीचे आपको नजर आते हैं। यहाँ पे भी नजर आते हैं, लाहौर में भी नजर आते हैं, लेकिन उधर बहुत ज्यादा है। उधर आप देखें तो मैं तो कई दफा देखता हूँ रोड पर जाते हुए आपको नंबर प्लेट वाली गाड़ी कम नजर आती है, तो वो उसमें, और वो आपको ये जो रिक्शे इस तरह इनको फॉर एग्जांपल कर्व करना है, तो अगर आपके या कोई एनिमल कार्ट्स लेके सड़क पे आ जाए, फॉर एग्जांपल कि वो घोड़ा गाड़ी लेके सड़क पे आ गया, कोई वो गधा गाड़ी लेके सड़क पे आ गया, तो वो ये आपकी तो इस्लामाबाद में मैंने देखा है कई जगहों पे इस तरह हो जाता है। उस डाटा में तो वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा। तो अब ये इतना 10 अरब रुपए खर्च करके और वो कॉम्प्रिहेंसिव ना हो, तो वो AI ही क्या जो सिर्फ एक परफेक्ट एनवायरनमेंट में काम करे। उसकी वजह ये नहीं है कि AI कैपेबल नहीं है, उसकी वजह यह है कि आपने जो सिस्टम दिया वो बाहर के मुल्क से बना खरीदा, मतलब वो उनकी चीज़ों पे बना, उसमें वो इनपुट ही नहीं है उन चीज़ों के बारे में। तो हमने जो सिस्टम बनाया वो कॉम्प्रिहेंसिव है, वो आपको ना सिर्फ हर तरह के लोकल बने हुए व्हीकल्स का डाटा उसमें है, बल्कि वो आपको एनिमल कार्ट्स को भी डिटेक्ट करता है, और लेटेस्ट सिस्टम जो हमारा है वो तो इवन स्ट्रे डॉग्स को भी डिटेक्ट करता है। तो अब ये जो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आप देखें कि सिर्फ लाहौर, कसूर और कालाशाह काकू के एरिया में 10,000 से ज़्यादा कैमरों पे अब चल रहा है। ये कॉस्ट भी सिस्टम के नीचे लेके जाता है, ना सिर्फ इस वजह से कि वो एल्गोरिथम लोकल है, बल्कि वजह ये भी है कि उसमें मॉडल फ़र्क है। पहले जो मैंने बताया कि बाहर के जो सिस्टम आते हैं वुमन ब्लैक बॉक्स कैमरों पे काम करते हैं, तो वो ब्लैक बॉक्स कैमरे आपके जब लगे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे स्ट्रीट्स के ऊपर, तो फिर उसको अपडेट करने के लिए या तो हर कैमरा आप अपडेट करेंगे, तो वो इतना बड़ा नेटवर्क अपग्रेड करना पड़ता है आपको। अब हम जो कैमरे यूज़ करते हैं ऑफ द शेल्फ कैमराज हैं जो सर्टेन टेक्निकल स्पेक्स को मीट करते हैं, और हम एक रेंज ऑफ कैमराज बताते हैं जो भी एंटिटी हमारे साथ काम कर रही होती है कि आप इनमें से कोई भी परचेज कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर नेटवर्क उन्होंने लगाना है वो खुद लगा दें, स्पेसिफिक्स उनको बताते हैं, और उसके पीछे जो AI एल्गोरिथम काम करता है वो सेंट्रलाइज सर्वर्स के ऊपर काम करता है। उनको अपडेट करना, उनमें नए फीचर्स इंप्लीमेंट करना, ये बहुत हद तक हमारे लिए उसमें आसान होता है। और लाहौर के अलावा मर्दान में भी 102 कैमरों के ऊपर ये सिस्टम हमारा नेशनल सेंटर ऑफ AI का इम्प्लीमेंटेड है। इसमें अगेन एक और जो हाईलाइट है वो ये है कि ये एक सिनर्जेटिक एफर्ट है, एक टीम एफर्ट है, जिसमें आपकी हमारी UT लाहौर की जो लेबॉर्ट्री है, UT पेशावर की जो लेबॉर्ट्री है, और नस्ट की जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, और हमारा जो सेंटर है, हमने बड़े क्लोज कॉम्बिनेशन के साथ काम किया है, और हम आपस में मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करके उस सिनर्जी के साथ लेके चले, तमाम शहरों का जिससे ये सक्सेस पास आए और सारा वो मतलब आगे मामला चले। इसी तरह मेडिकल की डोमेन में डिजिटल ह्यूमन के नाम से हमारा एक सिस्टम है जो कि फॉर एग्जांपल बेटर डायग्नोसिस के अंदर कुछ इंटरनेशनल डाटा से ट्रेनिंग शुरू हुई है, और फिर कुछ एरियाज़ में लोकल डाटा पे भी उसमें ट्रेनिंग की गई है। तो आपके उसमें ब्रेन से लेके जो आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, आपके ट्यूबरकुलोसिस है, एस्थमा है, COPD है, COVID-19 है, आपकी जो फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं उनका ECG है, डर्मेटोलॉजी है, इन सारे एरियाज़ और इनसे बहुत ज़्यादा एरियाज़ का डायग्नोसिस के कॉम्प्रिहेंसिव एल्गोरिथम देता है। इवन उसकी रिपोर्ट जनरेशन तक डॉक्टर को असिस्ट करता है। और ये एक कॉम्बिंग मेन्यू है कि फॉर एग्जांपल आप एक हॉस्पिटल में ले जाएं और वो जिस डॉक्टर को जो एरिया चाहिए उसको टिक करे और उसमें वो काम कर ले। तो इसमें ये कि इसमें हमारी कोलैबोरेशन आप समझें कि जिस तरह शिफा के साथ, रावलपिंडी
ट्रिनिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी, हॉली फैमिली हॉस्पिटल, RGH हमारा है, CMH के साथ, हमारे जो आगा खान के साथ, रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ, और आप एरिया वाइज बताते जाएं आगे भी, शौकत खानम के साथ, मल्टीपल जो हमारे हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन करके, और ये देखिए ना, ह्यूमन लाइफ को सेव करना, बेटर डायग्नोसिस करना एक नोबल कॉज है, जिस पर ऐसा अभी इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक से भी हमें कुछ आइडिया मिला, हमने एक एल्गोरिथम उस तरह का भी बनाया जो उनके यूज़ के लिए फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। तो हमारे मतलब जो एल्गोरिथम्स हैं वो एक काइंड ऑफ ये कि एक लोकल सोल्यूशन है ना। यही चीज़ अगर आप बाहर से खरीदें आपको कितनी एक्सपेंसिव पड़ेगी, उनके पास लोकल डेटा पर ट्रेनिंग भी नहीं होगी, हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी जो इकॉनमी के हालात हैं उस तरह देखें। तो नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस किस्म के 221 प्रोडक्ट बनाए हैं, एक्चुअली 222 अभी रिसेंटली। ये तो कॉस्ट कटिंग की तरफ जा रहे हैं एग्जैक्टली इसी तरह। और इनकी जो हमारा जो काम है वो ये कि क्योंकि हम एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे काम करते हैं, और इसमें ये कि हम वी आर एट द फाइनेंशियल जनरेशन एंड एज वेल, कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं मार्केट में लगाते हैं उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के मसाइल का ये हाल है, बिल्कुल यही हाल अब देखें ना, PIA काम कर रही है, PIA फाइनेंस जनरेट करे और लूप बैक करे मुल्क की इकोनॉमी को और अपना काम भी चलाए। वो वाली बात है, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। एग्जैक्टली तो ये हम ये कोशिश करते हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली जो UAE गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे हम उनके इनविटेशन पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पार्टिसिपेट करके आए हैं। AI समिट में सऊदी अरब में हम हर 2 साल बाद होता है, उसका पार्ट होते हैं। हम स्पीकर भी थे इस दफ़ा वहाँ पे। इसी तरह मोरक्को में भी, US में भी, चाइना में भी हमारी अच्छी कोलैबोरेशन विद देयर स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ एंड विद देयर टॉप बॉडीज़ होती हैं। और ये इस वजह से है क्योंकि नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और NUST का एक और HEC का एक मुश्तरका इसमें एफर्ट है बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी। तो नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो पिनिकल अचीव किया है कि आप ग्लोबली किसी जगह पे रिकग्नाइज होते हैं। इवन आप अगर फेसबुक मेटा की जो लामा 2 की उनकी वेबसाइट है जिसमें उन्होंने कोलैबोरेटर सिग्नेटरीज अपने साथ साइन अप किए थे, उसमें देखें तो सारे सिग्नेटरीज में से उन्होंने 22 वो टॉप के नाम निकाल के ऊपर रखे हैं जिनके लोगोज वो अपनी मेन वेबसाइट पे उनकी वो चल रहे होते हैं, जो वो समझते हैं कि उनके मोस्ट की कोलैबोरेटर्स हैं। अच्छा, उनमें हमारा नाम पूरी दुनिया में जो टॉप 22 नाम है, जिनमें आप समझें कि IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और इस तरह के बड़े नाम शामिल हैं, इन नामों को मिला के 22 नामों के अंदर हमारे नेशनल सेंटर का नाम आता है, जो कि कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं, इट्स अ बिग अचीवमेंट। थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं कि AI कैसे हेल्प आउट कर रही है नॉन टेक्निकल रोल्स में, जिसमें फॉर एग्जांपल मीडिया के रोल, AI इन मीडिया, AI इन हेल्थ केयर और AI इन जस्टिस सिस्टम, AI इन HR। तो इन रोल्स में AI का क्या किरदार है? आपको मैं एक मिसाल से शुरू करता हूँ। जिस तरह हमारा एक टूल है जो NUST में बना है, हमारी NCI की एक लैब में, डीप लर्निंग लैब में बनाया गया है। दिस इज़ कॉल्ड द Medium.ai। Medium.ai एक मीडिया की एनालिटिक्स का AI टूल है। अच्छा। ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपके मीडिया के ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन चल रही है रियल टाइम पे, जी, जो कुछ बोला जा रहा है, जो कुछ लिखा हुआ आ रहा है, उस सबको रियल टाइम में वो डॉक्यूमेंट कर रहा होता है। और इट कैन वर्क अक्रॉस मल्टीपल चैनल्स। उसमें अगर आपने निकालने हैं कि डिस्कशंस कैसे इवॉल्व की, सारा डाटा आपको एक्सट्रैक्ट करके पे इवॉल्व की, वो कंप्लीट डाटा एक्सट्रैक्ट करके देता है। आपने पूरा अखबार उससे छापना है, आप उसी को कहें अखबार बना दो, आपको कौन सा टॉपिक लो जा रहा है। एग्जैक्टली, वो इतने ज्यादा टॉपिक्स की चीजें मौजूद हैं कि अगर हम एक API उसके ऊपर लिख लें कि अखबार उसी से बना दिया जाए तो अखबार वो निकाल देगा। इवन दो अखबार को पढ़ता नहीं है, उसकी हेडलाइन पे बना सकते हैं, क्योंकि जनरेटिव AI पे भी हम काम करते हैं। तो इसमें ये कि एक जो आपका फॉर एग्जांपल देखिए ना, AI की जो अच्छी बात है वो ये है कि ये कट अक्रॉस करता है फील्ड्स। फैशन डिजाइन में AI एक मेजर एरिया है। पाकिस्तान डिजाइनिंग में AI तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। डिजाइनिंग पे कितनी ऐप्स हैं जो AI के सारे काम कर रहे हैं। लास्ट समर में हमने एक एल्गोरिथम यहाँ लिखा है जो कि नए शूज़ के डिज़ाइन बनाता है, जनरेटिव AI बेस्ड शूज़ के नए इनोवेटिव डिज़ाइन बना के निकालता है। इसी तरीके से आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह जुडिशरी के लिए हमने एक एल्गोरिथम बनाया, एक्चुअली वी वर द फर्स्ट जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ क्लोजली काम किया, और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अनाउंसमेंट भी इसके ऊपर आई टेलीविजन पे कि जो AI के जरिए जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सारे केसेस की इन्फॉर्मेशन को फीड करके फिर हमने उसका एक प्रैक्टिकल सिस्टम डेवलप किया। केसेस तो इतने ज़्यादा लंबे चलते आ रहे हैं, तकरीबन 2.5 मिलियन पेंडिंग केसेस आपके हर साल होते हैं। 70 मिलियन केसेस का डाटा है, बिल्कुल डाटा है, तो वो AI एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और हमने इसका एक प्रैक्टिकल सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट किया है। हमारे पास एक लाइव वर्किंग सिस्टम जो मौजूद है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट को दिखाया भी है, उनको प्रोटोटाइप भी दिया है, जो कि 11,000 जो रेंट और प्रॉपर्टी और लैंड के जो बेसिकली केसेस हैं उनके ऊपर ट्रेंड है। और वो फॉर एग्जांपल आप उसमें जाएं और चैटबॉट की फॉर्म में अपनी प्रॉब्लम लिखें कि मेरे साथ ये हो रहा है, लैंडलॉर्ड मुझे ऐसे कर रहा है, या मुझे प्रॉपर्टी में ये मसला आया है, तो वो आपको पूरी उसके साथ एक्सपेक्टेड जजमेंट भी, उसके अंडरलाइंग पूरी इन्फॉर्मेशन बताता है। और जो जाहिर है कि जुडिशियल सिस्टम के लिए तो ये है कि वो उनको बेशक जजमेंट ना कन्वे करें,
लेकिन उनको हम अगर सारा डाटा जो कन्वे करते हैं कि कौन कौन से फॉर एग्जांपल आपके पास जो रेलेवेंट केसेस हैं वो इन हिस्ट्री एग्जिस्ट करते हैं और उनको वो जो पूरा डाटा उनके पास आ जाए कि मोस्ट रिलेटेड केसेस ये इसमें ये जजमेंट आई, इसमें ये जजमेंट आई एट द क्लिक ऑफ अ बटन, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि वो एक नया केस आया, उसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने सिस्टम में फीड की, इमीडिएटली उसने मोस्ट रिलेटेड केसेस निकाल दिए, उनमें क्या क्या जजमेंट्स हुई हैं वो निकाल दी हैं और रेफरेंस के तौर पर पूरी लाइब्रेरी आपको एक्सेसिबल कर दी कि वन क्लिक पे आप फाइंड आउट करें। तो ये हमारी ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रही है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, और आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर। जो आपको एक अंडरलाइंग में आपको बताऊं, जिस तरह जुडिशरी की भी हमने बात अभी की है, तो उसमें कई दफ़ा ये होता है, मिसाल के तौर पे अमेरिका में जब पहली दफ़ा उन्होंने लगाना शुरू किया डाटा की आपकी बात से रिलेट करके, तो उसमें उनको नज़र आया कि जो ब्लैक स्किन के लोग हैं उनके ऊपर कई जगहों पे एआई का जो सिस्टम है वो हार्शर जजमेंट्स निकाल रहा है कंपेयर टू वाइट स्किन के लोगों के। तो दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग लोगों के लिए कि यार ये क्या हो रहा है, कि अगर फैक्ट सिमिलर है तो क्यों हो रहा है। व्हेन दे एक्चुअली like looked into it a little depth, तो पता ये चला कि ह्यूमंस जो जजेस वहाँ बैठे थे वो ये जजमेंट जिस तरह पास कर रहे थे, एआई ने उनसे लर्न कर लिया, एंड दिस इज व्हाई इट वाज डूइंग दैट। अगर एआई को आप उसमें अप्लाई ना करते तो आपको ये पता ही ना चलता कि आपके ह्यूमन जजमेंट के अंदर ये चीज़ हो रही है। तो एआई जो पहला काम करती है वो ये है कि आपका जो एक कैथारसिस है कि फॉर एग्जांपल जो डाटा सारा चल रहा है उसमें अंडरलाइंग फीचर्स क्या क्या हैं, वो कैसे रिलेट करते हैं, उनकी विदाउट एनी फिल्टर के, विदाउट एनी बायस, उसने बिल्कुल एनालिसिस करके आपके सामने रख देना है कि परफॉर्मेंस ये है, और उसमें वो कोई सॉफ्ट टच नहीं देगी, आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट दे देनी exactly. कि भाई ये सारा ब्लैक एंड वाइट बता देना है कि भाई इस तरह आप ये है आपके बारे में एग्जैक्टली आपको बता दें। अच्छा, आपने जिक्र किया जनरेटिव एआई का, तो ऑडियंस के लिए ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें कि व्हाट इज़ दिस ऑल जनरेटिव एआई इज़ ऑल अबाउट। जनरेटिव एआई जो है ना, ये एक एआई की एक नेक्स्ट जनरेशन है, जिसमें आप समझे कि जो कन्वेंशनल एआई थी, सबसे पहले एआई स्टार्ट हुई बाय फॉर एग्जांपल जब आप रीजनिंग करते हैं, किसी भी चीज़ में रीजनिंग करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप एक स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल मेथड से सोचने की कोशिश करते हैं ना, तो एक उसमें डाटा के ट्रीज होते थे और उसके साथ आपकी लॉजिकल इक्वेशंस बनती थी जहाँ पे हर फैक्ट को आप एक इक्वेशन में लिख सकते थे। वैसे हमने लिखना हो तो टेबुलर फॉर्म में चीज़ों को लिखते हैं, कुछ आखिर कंक्लूजन निकालते हैं। जो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के काफ़ी जनरेशंस ऑफ एआई के बाद जो एक नई टेक्नोलॉजी दुनिया में सामने आई वो मशीन लर्निंग की थी। मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी ये थी कि आप उसको डेटा प्रोवाइड करते थे, वो उस डेटा के ऊपर एक इंसान के दिमाग से मिलता जुलता, इंसान के दिमाग से इंस्पायर्ड एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क जिसको न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, जिस तरह इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, और वो न्यूरॉन्स को फायर करता है और फिर बैक प्रोपिगेट करके उस पर ट्रेनिंग करता है, जो मैं कुछ टेक्निकल अल्फाज में बोल रहा हूँ, तो वो उसके ज़रिए वो एक कंक्लूजन पे पहुँचता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने बताया कि इस पिक्चर के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही है ये एक फेस है या ये एक कैट है या ये एक कार है, तो वो उस कंक्लूजन को सही तरीके से निकालता है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप जो एआई में ये था कि हर पिक्सल के डाटा को वो अलग एनालाइज करता था, एक अलग इनपुट के तौर पे लेता था, लेकिन इंटर रिलेट पिक्सल्स को करने की कैपेबिलिटी उसमें कम थी। क्योंकि देखिए ना, जब हम एक पूरी पिक्चर को देखते हैं तो उसमें ग्रे कलर की गाड़ी या ग्रे कलर की, लेट से आपकी किसी वॉशिंग मशीन का कलर ग्रे है, अगर उन दोनों का कलर सिल्वर ग्रे एक जैसा है तो फीचर तो कॉमन हो गया ना, क्योंकि कलर एक जैसा है, तो मिस्टेक का चांस आ जाता था। तो ये 70s में और आप समझें कि 80s में जो मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी आ रही थी, इसके भी बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम्स हैं जो उस वक्त लोगों ने अकम्प्लिश किए, लेकिन उसमें आपको बड़ी एक्सटेंसिव फीचर इंजीनियरिंग बाय हैंड करनी पड़ती थी बैठ के। तो उसको कम करने के लिए फिर टेक्नोलॉजी आई डीप लर्निंग, जिसने आपकी कुछ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, रिकरिंग न्यूरल नेटवर्क्स, LSTM, मुख्तलिफ नाम अपना कई चीज़ों के जरिए उसने इनेबल किया कि एक निस्बतन कॉम्प्लेक्स रीजनिंग जो कि इमेज के एक पूरे पार्ट को इकट्ठे देखे फॉर एग्जांपल, या वॉइस के पूरे पार्ट को इकट्ठे समझे फॉर एग्जांपल, या लिखे हुए टेक्स्ट को पूरे के पूरे को कंसीव करे और उसके डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से रिलेट करे, उसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड किया थ्रू द डीप न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, अब जो लेकिन इन सब एआईज में एक चीज़ कॉमन थी, ये डिस्क्रिमिनेटिव एआई थी। डिस्क्रिमिनेटिव एआई एक बुरा वर्ड सुनने में लगता है, लेकिन एक्चुअली ये बुरा वर्ड कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। डिस्क्रिमिनेटिव का मतलब ये है कि ये डिस्टिंग्विश करती थी बिटवीन वन काइंड ऑफ थिंग एंड अनदर काइंड ऑफ थिंग। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन करती है उसमें, आप कंपैरिजन में आप कह सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10 क्लासेस ऑफ डेटा है कि फॉर एग्जांपल कुछ इमेजेस हैं वो लेट्स से फैशन के इमेजेस हैं, तो कुछ बेल्ट्स हैं, कुछ सॉक्स हैं, कुछ शर्ट्स हैं। उसमें ये कि तस्वीर को देख के वो न्यूरल नेटवर्क को सिर्फ तस्वीर दें और वो आउटपुट में आपको बता दे कि ये इन सब चीज़ों में से कौन सी वाली है। अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक सड़क पे चल रही है और उसमें कोई वायलेशन हो रही है, तो आपको देख के बता दे कि ये वायलेशन है या नहीं है। compared to the artificial discriminative AI and जो artificial general intelligence या जो generative intelligence, generative AI के ऊपर अब हम जा रहे हैं, उसमें वो ये है कि generative AI की आउटपुट
सिर्फ ये नहीं होती कि ये वाली ये क्लास है, ये वाली ये क्लास है, वो आपको एक सर्टेन जो आपने क्वेश्चंस पहले से बताए हुए हों उन पे आउटपुट नहीं दे रही होती, बल्कि वो डाटा के ऊपर जनरलाइज ट्रेनिंग कर लेता है और अब आप उसमें किसी भी किस्म का सवाल उससे पूछें तो वो डाटा को रिलेट करके आपको एक आंसर बताता है। आंसर बता देता है, बिल्कुल। हम थोड़ा सा अभी एक रैपिड फायर राउंड प्ले करते हैं, ज़्यादातर रिलेटेड एआई के बारे में होंगे और कुछ फनी क्वेश्चंस होंगे जिनके आपने शॉर्ट आंसर्स देने हैं। इज एआई ओवर हाइप्ड और अंडर हाइप्ड? आई थिंक मीडियम हाइप्ड। Medium hyped. AI in 10 years. I think one of the biggest or the biggest technology in the world. Okay. Will AI ever achieve consciousness? There's a chance that it might achieve limited consciousness. Let's talk about the robots. Will robots ever replace human teachers or doctors? I think they will assist. They will be good assistants to Assistants doctors. का एक role रहेगा। Complete replacement is not the objective, but in some cases it might. For example, आप space में देख लें या सर्जरीज भी अब हो रही हैं रोबोटिक से, जो वो fully autonomous नहीं है, लेकिन autonomous, in assist time कर आपको ज़रूरत पड़ जाएगी autonomous basic operations को autonomous करने की। What do you think about the future of human-robot interaction? I think humans and robots will share the world. और ये दोनों के इंटरेस्ट में है क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो रोबोट्स की मौजूदगी से बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे एंड दे विल बी गुड कंपेनियंस फॉर ह्यूमंस इन द फ्यूचर। इससे क्या ह्यूमंस लेजी नहीं हो जाएंगे? ह्यूमंस पहले ही काफ़ी लेजी हैं हो सकता है रोबोट के आने से ज़रा उनकी एफिशिएंसी में, रोबोट उन चीज़ों में ह्यूमंस को कॉम्प्लीमेंट करेगा जहाँ ह्यूमन लेजी होगा। एंड व्हाट्स द मोस्ट डेंजरस यूज ऑफ रोबोट्स? देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छे और बुरे दोनों यूजेस में इस्तेमाल होती है। लाइक फॉर एग्जांपल गन्स कैन बी यूज्ड टू कॉज टेररिज्म, दे कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। वन इज अ वेरी गुड रीजन, द अदर इज अ वेरी बैड रीजन। सिमिलरली रोबोटिक्स और एआई आर सिमिलर टेक्नोलॉजीज, दे कैन हैव बोथ यूजेस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ एआई ड्रिवन रोबोट्स? AI driven robots will be used for agriculture, they will be used for household robotics, a lot of good tasks as well. And some people might try to use them for evil purposes as well, but just like we contain other evil uses of technology, inshallah we will contain this as well. इसके लिए भी गवर्नमेंट में ऑलरेडी, जो हमारी गवर्नमेंट में भी और बाहर भी, इसकी पॉलिसीज और चीज़ें बन रही हैं जो कि pretty comprehensive है। Would you ride in a self-driven car? Oh, for sure, I would love to. Okay. I would love to program it myself and have my own confidence in riding in it as well. हमने बल्कि व्हीलचेयर तो ऑटोनोमस राइड की बनाई भी है और रिसेंटली हमारी कराची में जो लैब है उसने ऑटोनोमस कार एक बना के चला भी। अच्छा, माशाल्लाह, that's wonderful. If AI could predict the future, what would you want to know? I think that the excitement in the future is if you don't really know much about your own self, but I would like to know about the market and how science is evolving and how we could keep our technology relevant to the world. अगर आपको मौका मिले टाइम ट्रैवल में जाने का, तो आप पास्ट में जाएंगे या फ्यूचर में जाएंगे? मैं तो फ्यूचर में जाऊंगा। Alright. Are you early bird or night owl? Depends upon the particular activities. I am pretty flexible. Particular routine. I am pretty flexible on both. Flexible. मेरी natural inclination आप कह सकते हैं नाइट आउल की तरफ ज़्यादा है, बट ये कि मैं ज़्यादातर रिसर्चर्स नाइट आउल ही होते हैं। नॉर्मल डेज में मैं कई दफ़ा फजर के बाद एक्सरसाइज रूटीन करके और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी आके और काम भी कर रहा होता हूँ, तो इट डिपेंड्स अपॉन, आई एम प्रीटी फ्लेक्सिबल इन बोथ। ये ट्रेड भी कैरेट कॉलेज से मुझे मिला है। फिक्शन और नॉन फिक्शन? आई थिंक बोथ, बिकॉज फिक्शन मुझे बड़ा एक्साइट करता है, मैंने फिक्शन खुद लिखा भी है, और नॉन फिक्शन में भी मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं और वो भी बड़ा एक्साइटेड है। आई थिंक फिलोसफी और डेप्थ ऑफ थिंकिंग इज व्हाट रियली इंस्पायर मी। फिक्शन में भी अगर डेप्थ होती है तो दिस इंस्पायर्स मी। अच्छा, अगर एआई को आप कोई एक ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने का कहें तो वो क्या होगा? आई थिंक कि फर्स्ट ऑफ ऑल हंगर और पॉवर्टी होनी चाहिए, बिकॉज देखें एज ह्यूमंस वी नीड टू नो कि हम कैसे दुनिया को लोगों के लिए लिवेबल बना सकते हैं, और इमीडिएटली शायद उसी लेवल की सिवेरिटी के साथ क्लाइमेट, दिस इज़ द अदर बिगर प्रॉब्लम दैट वी हैव टू सॉल्व इन द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया को म्यूचुअली सबके लिए लिवेबल बना के रखने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। थोड़ा सा आपका सिंगिंग से भी ताल्लुक़ रहा है और म्यूजिक से भी आपका लगाव रहा है, आप ड्रमर रहे हैं बहुत, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरी हॉबी रही है म्यूज़िक बिल्कुल इंशाल्लाह, और मैं वोकल्स और गिटार थोड़ा सा ज़्यादा करता था इंशाल्लाह। तो मेरे फेवरेट सिंगर्स जो हैं वो मेटालिका, जो यूएस बैंड्स में देखें, लोकल्स में जुनून और जुनैद जमशेद। ओके, एंड फेवरेट डिश? फेवरेट डिश आप पुलाव कह लें, हैविंग बीइंग ब्रॉट अप इन रावलपिंडी इस्लामाबाद, और अगर फॉरेन में कहें तो पास्ता मे बी एंड स्टेक। डू यू थिंक पाकिस्तान एंड स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स और दे आर कॉपीकैट्स?
I think that in general our students are they have a very good approach and they are problem solvers. When especially when in NUST Any I look examples? around, when you give a task to a student, for example, हम उसको कोई देते हैं कि certain चीज़ पे रिसर्च करें, और अगर आप उसको थोड़ा सा इंस्पायर कर दें तो वो आपको ऐसी ऐसी यूनिक चीज़ें और वो अपनी सोच से बना के और पुट टुगेदर करके और डिज़ाइंस बना के उसमें नज़र आता है कि उसकी एफर्ट मौजूद है. तो आई थिंक कि मुझे तो लगता है कि हमारे स्टूडेंट बड़े, और इवन वो जेनेटिव एआई को अगर यूज़ करते भी हैं समटाइम्स ह्यूमंस आर आजकल तो टेम्प्टेड. ज़्यादा यूज़ करते हैं. ह्यूमंस आर टेम्प्टेड. देखिए ना, बिल्कुल इतना ऐसे ही. आसानी जो है वो एक इंसान हाँ, का एक नेचुरल आसानी है ना अब. सारी दुनिया में है. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन ये कि अगर टीचर उनको राइटली इंस्पायर कर रहा हो तो जनरेटिव एआई की जहाँ तक कैपेबिलिटी अभी है उससे बहुत आगे आगे तक स्टूडेंट्स की जो आपके आउटपुट है वो अगर आप जनरेटिव एआई को राइटली यूज़ करें तो वो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त आपको हेल्प आउट करता है, बल्कि बहुत से प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व करता है. जनरेटिव एआई असल में ना आपका एक डिफरेंट किस्म का सर्च इंजन है. हम्म. जो आज का एलएलएम है, जनरेटिव एआई तो बहुत बड़ी चीज़ है. बिल्कुल. लेकिन जो एलएलएम है ना LLM है. वो आपको हेल्प कर रहा है कि आप पहले गूगल पे एक वर्ड लिखते थे, एक फ्रेज लिखते थे, फिर आप आपने क्लिक 10 करके पेज एक चीज़ ढूंढते थे. अब 10 पेजेस आपको आप ढूंढते थे, उसमें से consolidate डाटा करके, एक्सट्रैक्ट हाँ, करते थे. कंसोलिडेट करके एक ह्यूमन फ्रेंडली वे में देखिए बिल्कुल. इंसान जिस तरह बंदे से बात करते हैं तो चीज़ों को समझने में आसान होती है. बिल्कुल, जनरेटिव एआई आपके लिए सर्च को या नॉलेज Search को, एक्विजिशन knowledge को को. इस फॉर्म में ले गया है. ऐसे ही. ये ऐसी फॉर्म ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है जो बुक्स में नहीं थी. हम्म. बुक्स में आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ती थी किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जिसका एक ही पैटर्न था, आप उसी को सीधा सीधा पढ़ते थे. लेकिन जनरेटिव एआई में क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आप उससे किसी चीज़ को, जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट को समझ सकते हैं, जो एक नई पावर है. जो इंपॉर्टेंट चीज़ टू अंडरस्टैंड है वो ये कि जनरेटिव एआई में लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसका सिर्फ बिगिनिंग है. जो एक इंटरफेस है जो कि ह्यूमन नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहा है इनटू मशीन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो बुक, अब जनरेटिव एआई बुक्स पढ़ सकती है. लेकिन जो नेक्स्ट चीज़ दुनिया में आ रही है दैट इज़ द आर्टिफिशियल वर्ल्ड मॉडल्स, जिसमें आपकी फॉर एग्जांपल हर मशीन कैसे काम करती है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर होगी. उसको हम जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं. आप कैसे वो उसका जो अंडरलाइंग फ्रेमवर्क है वो जनरेटिव एआई ही होगा. Okay. और अल्टीमेटली इन इट्स पिनिकल दिस विल बी कॉल्ड द एजीआई, द आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. थैंक्स अ लॉट डॉक्टर यासिर एयाज. थैंक यू फॉर हैविंग मी. नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने आप. थैंक यू. आज का जो हमारा पॉडकास्ट था वो एआई के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में था, जिसमें हमारे मेहमान डॉक्टर यासिर एयाज थे. इन्होंने बहुत सी चीज़ें एआई के बारे में बताई, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, सोसाइटल इम्पैक्ट एआई का क्या है उसके पर्सपेक्टिव से, और इसके अलावा इन्होंने फ्यूचर ऑफ एआई बताया. इन्होंने मतलब इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नाउ एआई फ्यूचर नहीं है, नाउ इट्स अ प्रेजेंट. और हम कोई अब साइंस फिक्शन की बातें नहीं हैं, ये रियलिटी में ये बातें हो रही हैं जो एआई में हम देखते हैं और एआई से हम यूज़ लेते हैं. इन्होंने जनरेटिव एआई की बात की कि किस तरह आप उसको उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, स्टूडेंट्स कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं उस डाटा से जो डाटा अवेलेबल है. थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस पॉडकास्ट. इफ़ यू हैव अ टाइम then please subscribe our channel, and if you have a time then please leave us a review and share with this if you know anyone from the tech industry who is curious about the tech revolution. Thanks a lot.